चर्चा दिखाएंगे खबर कि बंगाल में हुई हिंसा के बाद क्या है वहां के हालात और ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर बीजेपी पर क्या दिया है बड़ा बयान। होगी बात नेशनल हेराल्ड के मामले की भी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल है। दिखाएंगे खबर रेलवे के 172 साल के स्वर्णिम सफर की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विरोध में हुई हिंसा पर जताई चिंता। जारी होगा अंतरिम आदेश। जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, उन्हें नए वक्फ कानून के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा में मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि के लिए बीजेपी ने कोलकाता में मनाया हिंदू शहीद दिवस। मुर्शिदाबाद में बेघर हुए 9 परिवारों की डीजीपी से मुलाकात की मांग को लेकर सुकांत मजूमदार धरने पर बैठे। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा उनको धरना करने का अधिकार, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं। गांधी नेहरू परिवार को बताया सबसे भ्रष्ट। भारतीय रेलवे के पूरे हुए 172 साल। रेल मंत्री ने कहा भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। भारतीय रेल विश्व में रोज बना रही है नए कीर्तिमान। रेल में पहली बार परीक्षण के तौर पर लगाया गया एटीएम। ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका ने बढ़ाया टैरिफ का टॉर्चर। चीन से आयातित उत्पादों पर ठोका 245% का शुल्क। चीन ने कहा दबाव, धमकाने और ब्लैकमेल करने की रणनीतियां बंद करे अमेरिका। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नए वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर स्टे की मांग की गई तो नए कानून के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। सरकार की ओर से नए कानून के पक्ष में दलील रखी गई तो किसी भी संवैधानिक कानून के हनन की दलील को पूरी तरीके से खारिज किया गया। कोर्ट ने भी सरकार से कई प्रकार के सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब भी दिया। इस मामले पर कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। वक्फ कानून पर लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता। पूछा सुनवाई के दौरान क्यों हुई हिंसा। वक्फ कानून को लेकर सियासी दांवपेच के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। वक्फ के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और कहा कि वक्फ कानून इसका उल्लंघन करता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदाय पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता सिंघवी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद तमाम संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आदेश में कोर्ट व्यवस्था देगा कि जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, उन्हें नए कानून के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पदेन सदस्यों को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। सीजीआई ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि जब मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तो ऐसे में हिंसा नहीं होनी चाहिए।
इस मामले में जारी सियासी दांवपेच के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। भाजपा ने इस मामले में बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है। बंगाल में जो दुर्दांत दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली है। फिलहाल इस मामले में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन आज सुनवाई में क्या बड़ी बातें रही हैं, इसका ये आपको सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। क्या बड़ी बातें आज देखने को मिली है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं। इसके अलावा सीजीआई की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। जिन दलीलों को रखा गया, कुछ उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। कपिल सिब्बल ने इस बात का जिक्र किया कि संशोधित नया वक्फ कानून के ज्यादातर प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला ही सिर्फ वक्फ कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान नए कानून में गलत है। ये दलील कपिल सिब्बल की ओर से रखी गई। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार किस तरह लागू होगा, ये पूरी तरीके से पर्सनल लॉ के तहत आता है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस बात तमाम दलीलें उन्होंने दी। इसके जब दलील चल रही थी उस वक्त सीजीआई ने इस बात को कहा कि हिंदुओं में भी ऐसा होता है। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता। अनुच्छेद 26 इस मायने में सेकुलर कानून है कि यह सभी पर लागू होता है। तो अनुच्छेद 26 को लेकर जो बातें कपिल सिब्बल ने कही तो उसके आधार पर सीजीआई ने भी अपनी बात वहां कोर्ट में आज रखी। इसकी सुनवाई एक तरीके से चल रही थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि जाने माने वकील है, वो भी याचिकाकर्ताओं की ओर से शामिल हुए। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी यानी 4 लाख से अधिक प्रॉपर्टी वक्फवाई यूजर के तौर पर रजिस्टर की गई है, यानी कि जो लोग प्रैक्टिस के तहत वहां पे इबादत गाह के तौर पे रहा है उनको उस तरीके से रजिस्टर किया गया। ये दलील एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून में इन संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नए कानून में इस प्रकार के प्रावधान है। इस बात का दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। इस समय सीजीआई ने कहा कि जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था तब बताया गया था कि वह जमीन भी वक्फ संपत्ति है। ये सीजीआई ने इस बात का जिक्र आज कोर्ट में दलीलों के समय इस बात को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गलत मत समझिए, ये सीजीआई कह रहा है, हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फवाई यूजर संपत्तियां गलत हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को वक्फ संपत्ति कहा गया था। इस बात का जिक्र भी सीजीआई ने आज बहस के दरमियान कोर्ट के केस के अंदर उन्होंने किया था। तो इस तरीके से तमाम दलीलें हुई। अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी और बड़ी दलीलें हुई। सीजीआई ने कहा इस बात को कि जो प्रॉपर्टी यूजर के आधार पर वक्फ हुई है अब वो क्या वक्फ नहीं रहेगी। एक तरीके से कोर्ट का सवाल था सरकार से कि भाई आप नया जो प्रावधान लाए इसमें क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या जो प्रॉपर्टी यूजर के आधार पर वक्फ है वो अब रहेगी या नहीं रहेगी। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो सरकार की ओर से पेश हुए, तो उन्होंने कहा अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर हो चुकी है उस पर कोई असर नहीं होगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया जब ये सवाल उनसे किया गया। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस और मसले पे बहस हुई। सीजीआई ने कहा कि नए कानूनों में विवाद में जो एक टर्म उन्होंने कहा कि विवाद में प्रॉपर्टी लिखा है, इसका क्या मतलब है वो जानना चाहते थे। क्या इसका मतलब कोर्ट के सामने लंबित मामला है, यानी कि जो मामले अभी लंबित है उसको ही एक तरीके से विवाद में घोषित किया गया है। तो उसको लेकर सीजीआई ने यह भी कहा कि मुद्दा सरकारी संपत्ति का भी है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास कोई पंजीकरण अधिनियम नहीं था। कई मस्जिदें 14वीं और 15वीं सदी की होंगी। उदाहरण के लिए उन्होंने जामा मस्जिद का भी एक तरीके से बात को रखा। उन्होंने कहा कि आज़ादी से बहुत पहले, सदियों पहले की इमारतें हैं, लेकिन उसको लेकर कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में नए प्रावधानों में क्या होगा अगर उसको उस तरह से कोई दस्तावेज नहीं है। तो तुषार मेहता जो कि एसजी है उन्होंने कहा कि उन्हें
इसे पंजीकृत करने से किसने रोका है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो भले ही बहुत पहले की हैं लेकिन अगर उनको आप पंजीकृत करते हैं वक्फ बोर्ड के तहत तो उसे किसी ने नहीं रोका है, वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाएगा। ये एक तरीके से दलील दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें आज रखी गई, उसके तहत इन संशोधनों से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये बात मुस्लिम पक्ष के वकीलों की ओर से दलील रखी गई कोर्ट में। और क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी हनन होगा। नए कानून के तहत इस बात का भी जिक्र किया गया, संशोधन उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस बात की दलील मुस्लिम पक्ष के वकीलों की ओर से रखी गई है कोर्ट में और ये कहा गया कि किस प्रकार से ये हमारे मौलिक अधिकारों को रोकता है। सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन पूरी तरीके से संविधान सम्मत है, तो ये अपने आप में किसी प्रकार से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से संविधान सम्मत व्यवस्था है जिसमें किसी मौलिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सरकार की ओर से ये दलील दी गई है। तो अपने आप में लंबी आज बहस हुई है, उसके बाद में कल तक के लिए एक तरीके से सुनवाई बढ़ गई और कल भी दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई जारी रहेगी। उसके बाद ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने आज एक तरीके से संकेत दिया है कि वो एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे और ये अंतरिम आदेश में क्या होगा इसको देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो अपने आप में ये आज की बड़ी खबर थी, इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई थी। इसी तरीके से वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां पे स्थिति को सामान्य करने को लेकर लगातार प्रयास करने की बात